से हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल आपने दो कंपाउंड की ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर और रिमेनिंग था, जिसका एक का नाम क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, और अगला था सोडियम का ऑक्साइड। तो पहले ज्योमेट्रिकल हम स्टडी करेंगे कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, और इसको स्ट्रक्चर कौन सा बोलते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। CaF2 का नाम क्या है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और बदल जाए तो फिर एंटी फ्लोराइड। मतलब CaF2 अगर फार्मूला चेंज हो जाए कि इसमें Ca डबल हो जाए, F सिंगल हो जाए, तो फिर ये एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के नाम से फेमस रहेगा। पहले स्टडी करते हैं CaF2। CaF2 में कौन कहाँ है पहले ये समझेंगे, फिर उनके नंबर पता करेंगे, फिर उनके कोऑर्डिनेशन नंबर। जो चीजें अभी तक हमने स्टडी की वही इसमें चलेगी। देखिए, कैल्शियम आयन, पहले कैल्शियम आयन की बात की है इसमें। इसके पहले जब जब आपने स्ट्रक्चर 3 की स्टडी की है, सोडियम क्लोराइड ZnS, पहले नेगेटिव आयन की बात करते थे। इसमें आज हम बात करेंगे कैल्शियम आयन कहाँ है। तो कैल्शियम आयन इसमें कहाँ है, कैल्शियम आयन इसमें FCC स्ट्रक्चर में। तो FCC स्ट्रक्चर से आपको समझ में आया होगा कहाँ कहाँ है कैल्शियम, 8 तो कॉर्नर पर, तो यूनिट सेल में क्या हो जाएगा 1। 6 कहाँ है, फेस के सेंटर पर, तो ये बने 3। मतलब टोटल कैल्शियम आयन यूनिट सेल में कितने आए, 4। ये पूरी स्टोरी मैंने सुना दी आपको। कैल्शियम आयन कैल्शियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में, कैल्शियम आयन कहाँ है, FCC स्ट्रक्चर में। इट मींस वो क्यूब के 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो यूनिट सेल में पार्टिसिपेट क्या होगा 1/8 का, तो 8 × 1/8 1, और 6 फेस के सेंटर पर भी कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। तो 6 × 1/2 3, टोटल 4 कंपोनेंट कैल्शियम के यूनिट सेल में प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे क्यूब में कितने हैं, तो क्यूब में तो वही स्टोरी है, 8 तो कॉर्नर पे, 6 फेस पर, मतलब 14 कंपोनेंट एक क्यूब के अंदर कैल्शियम के प्रेजेंट है। बट यूनिट सेल का मतलब होता है सिंपलेस्ट फार्मूला। तो सिंपलेस्ट फार्मूला में कितने हैं, 4। तो डायग्राम बना के समझते हैं। ये देखिए, ये फिर से वही डायग्राम है, कोई नया डायग्राम नहीं बदलेगा। ये आया, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, 8 कौन है, कैल्शियम आयन कॉर्नर पर, ये 8 कैल्शियम आयन पर, ये बन गए 8 कैल्शियम आयन। आपने बोला वो तो FCC पैटर्न में, नहीं मैंने नहीं बोला, स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिसाइडेड। 6 कहाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस सेंटर कैल्शियम आयन है। ये 2 हम छोटे बनाते हैं जानबूझ के, ताकि आपको बोर्ड पे जगह दिखे, वो साइज में इक्वल होते हैं। अब कैल्शियम आयन टोटल कितने हुए यूनिट सेल में, 4। ध्यान से समझिए अभी बात की इस पर। अब ये चारों कैल्शियम आयन अपनी सरफेस को टच करेंगे, जैसे ZnS का केस था। ये सरफेस 1 2 3 और 1 ही है। तो ये क्या पैदा होगी, ये बना देता हूं, इसको बोलते क्या हो, इसको तो वाइड्स बोलते थे, और वो भी कौन सी वाइड बोलोगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स। बात समझ में आई। कैल्शियम आयन FCC स्ट्रक्चर में यूनिट सेल में 4 है, वो चारों अपनी सरफेस को टच करेंगे। तो उनके सरफेस जब टच करेगी तो सेंटर में वेकेंट स्पेस टेट्राहेड्रल वाइड के नाम से प्रोडक्शन होगा। और आप ये भी जानते हो टेट्राहेड्रल वाइड डबल प्रोड्यूस होती है। मींस टेट्राहेड्रल वाइड कितनी प्रोड्यूस होगी, 8, क्योंकि स्पेयर कितने हैं, 4। कैल्शियम आयन 4 है, 4 है, तो चारों अपनी सरफेस को टच करेंगे तो टेट्राहेड्रल वाइड डबल प्रोड्यूस होती 8। अब किसकी बात करें, फ्लोराइड की बात करें। फार्मूला में दिखता है आपको सीधा सीधा कि फ्लोराइड आयन कैल्शियम के कंपैरिजन में डबल है, मतलब वो
8 है, क्योंकि कैल्शियम 4 आया तो फ्लोराइड को 8 आना होगा ना, जब तो फार्मूला CF2 बनेगा। और ये कौन से टाइप का कंपाउंड है? Ap2 टाइप का कंपाउंड है। Ca अगर 4 है तो फ्लोराइड को 8 आना पड़ेगा। इसका मतलब टेट्राहेड्रल वाइट कितनी प्रोड्यूस हुई? 8। उन सब में कौन बैठा है? ये फ्लोराइड आयन बैठा है। तो ऑल टेट्राहेड्रल वाइट में फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ZnS और इसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। ZnS के स्ट्रक्चर में क्या था कि Zn हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइट में प्रेजेंट था, इसलिए नंबर में 4 आ गया था। यहां फ्लोराइड आयन क्या है? ऑल टेट्राहेड्रल वाइट में प्रेजेंट है, तो फ्लोराइड आयन कितना हो गया? 8, इसीलिए फार्मूला बन गया CA। अब कोऑर्डिनेशन नंबर पे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर सीक्वेंस में लाना है। पहले लाना है कैल्शियम का। तो देखो कैल्शियम आयन 4 है, कैल्शियम आयन 4 है तो वो तो 8 कितने फ्लोराइड आयन से सराउंड है? 8 से। एक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन से सराउंड है, क्योंकि हर टेट्राहेड्रल वाइट में इसके सराउंडिंग में 8 फ्लोराइड आयन बैठे हैं। और कैल्शियम आयन, ये 4 कैल्शियम आयन किसको सराउंड करके रखते हैं? एक फ्लोराइड आयन को। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 हो जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर उल्टा चलता है, ध्यान रखिए। कैल्शियम को कितने फ्लोराइड आयन ने सराउंड कर रखा है? 8, तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। फ्लोराइड को कितने कैल्शियम ने सराउंड कर रखा? 4, 1 2 3 4। ये टेट्राहेड्रल वाइट के बीच में तो बैठा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। इस तरह ये डायग्राम, ये स्ट्रक्चर किसका है? कैल्शियम फ्लोराइड, और इसको बोलते हैं हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब आता है अगला स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड। देखिए 5वें नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? Na2O, और इसको क्या बोलते हैं? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब ये कौन से टाइप का है? ये A2B टाइप का है, मतलब फ्लोराइड का अपोजिट है, तो इसलिए इसका नाम रखते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। सोडियम का एक ऑक्साइड है। अब सोडियम के ऑक्साइड में यहां पर हम समझेंगे कि सोडियम कहां है और ऑक्सीजन कहां है। यहां अपोजिट है इसके, तो पहले हम ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन कहां है। मतलब ऑक्सीजन नंबर में 4 है और सोडियम जस्ट डबल है, 4 है तो 8 होगा। मतलब अब इसमें ऑक्सीजन FCC फैशन में, तो ऑक्सीजन कहां होगा? 8 तो कॉर्नर पर होगा 1, और 6 कहां होगा? वही फेस के सेंटर पे 3। टोटल आंसर क्या आया? 3 + 1 = 4। ये आ गया ऑक्साइड आयन का नंबर। कितने ऑक्साइड आयन यूनिट सेल में? 4। अब देखिए हमने पहले किसको पता किया? नेगेटिव एटम, नेगेटिव आयन के बारे में, वो FCC फैशन में। क्लियर? अब ये डायग्राम बना लेते हैं। ये इस तरह डायग्राम बनेगा। ये बन गया डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 6 कहां है? वही फेस के सेंटर पे, तो 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन की लोकेशन है। अब बात करते हैं कि सोडियम की लोकेशन कहां है। तो सोडियम इसमें जस्ट डबल है, तो फिर इस पर ऑक्सीजन 4 है, तो ये अपनी सरफेस को टच करेंगे। ये टच किया तो क्या प्रोड्यूस होगी? वही टेट्राहेड्रल वाइट। 4 स्पीयर है तो टेट्राहेड्रल वाइट कितनी प्रोड्यूस होगी? 8। उन सब में सोडियम आयन बैठा हुआ है। सोडियम आयन प्रेजेंट, या सोडियम आयन आर प्रेजेंट ऑल टेट्राहेड्रल वाइट। सभी टेट्राहेड्रल वाइट में वो प्रेजेंट है। तो सोडियम के नंबर क्या हो गए? सोडियम के नंबर हो गए 8, इसलिए ये डबल है Na2O।
मतलब ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर का अपोजिट है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बात को समझिए और 2 मिनट के अंदर इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब यहां से इस स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे, अब यहां से कुछ नया हेडिंग स्टार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट की रेडियस के बारे में स्टडी करेंगे और पैकिंग इफिशियंसी के बारे में बात करेंगे। पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, आप ये चीज समझिए कि जो क्यूबिक ज्योमेट्री है उसमें क्यूब इस तरह होगा, और कोई भी कंपोनेंट इसको 100% ऑक्यूपाइड नहीं कर सकता क्योंकि कंपोनेंट खुद स्फेरिकल है। और यहां क्या पोजीशन है, इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट L इंटू L इंटू L इक्वल टू, समझ लीजिए, एज लेंथ, मतलब ये किसका फार्मूला है, वॉल्यूम का। लेकिन अब इसमें हम कैसे अप्लाई करें इस फार्मूले को, देखिए आपको सबसे पहले रेडियस की स्टडी करना है। कंपोनेंट की रेडियस मींस उस यूनिट सेल में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसकी रेडियस हम कैसे पता करें। सबसे पहले किसकी रेडियस पता करें, सिंपल क्यूबिक सेल। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल की रेडियस पता करें। सिंपल क्यूबिक सेल का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता ओनली। तो ये देखिए कॉर्नर बना के समझा रहा है, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर की डिस्टेंस क्या है, ए। फर्स्ट कॉर्नर टू सेकंड कॉर्नर कहीं भी हो सकता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, या यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ये सब डिस्टेंस किस नाम से फेमस है, ए। ए फॉर एज लेंथ, देखो क्या बोलते हैं, ए फॉर एज लेंथ। बात आ रही समझ में, ए का मीनिंग एज लेंथ मींस यहां से कॉर्नर तक की डिस्टेंस ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम है एज लेंथ। अब यहां पर इसको कंपोनेंट का फॉर्मेशन करें। देखिए कंपोनेंट यहां क्या होता है, ये कंपोनेंट यहां से और ये कंपोनेंट यहां से 50-50% स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं। अरे समझ में, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, तो रेडियस पता करो। तो रेडियस सिंपल सी पता चल जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, कंपोनेंट की रेडियस, और ये फिर रेडियस। इसका मतलब इसमें जो ए है वो किसके इक्वल है, 2r के। किसके इक्वल है, 2r के। ये r प्लस r, तो 2r इक्वल टू ए। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाय 2। इस तरह ये इसकी रेडियस आ गई। अब यहां पर ये किसकी रेडियस है, सिंपल क्यूबिक सेल की। सिंपल क्यूबिक सेल की जो रेडियस है इसको हम यहीं से पैकिंग इफिशियंसी भी आगे ले लेते हैं, क्योंकि इस फार्मूले से ही पैकिंग इफिशियंसी आएगी। तो देखते हैं क्या होता है। पैकिंग इफिशियंसी किसकी, सिंपल क्यूबिक सेल की। पैकिंग इफिशियंसी पता कर लें। पैकिंग इफिशियंसी पता करते समय आपको पहले पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला आना चाहिए। तो पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कंपोनेंट इस क्यूब के अंदर कितना परसेंट स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है। 100% तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में है, दूसरा स्फेरिकल, कहीं ना कहीं वैकेंट स्पेस होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ
कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। इससे हम क्या पता कर सकते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ कंपोनेंट या पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। तो सबसे पहले पता करें वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। बताओ, सिंपल क्यूबिक सेल है, एससीसी ज्योमेट्री है, तो कंपोनेंट के नंबर कितने होंगे? आप पढ़ चुके हो, इसमें कंपोनेंट टोटल 8 होते हैं। क्यूब के अंदर तो 8 है, क्यूब के अंदर थोड़ी पता करना अपने को स्पेस, अपने को यूनिट सेल में कि इस क्यूब का कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड किया कंपोनेंट ने। तो ये कॉर्नर वाला तो इसके अंदर 1/8 है ना, ये कॉर्नर वाला भी 1/8 है, सभी कॉर्नर के 1/8 है। तो हमने फार्मूला लगाया था 1/8 = 1। इसका मतलब कंपोनेंट यूनिट सेल में एससीसी में 1 होता है। ये कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो एक कंपोनेंट का वॉल्यूम पता करो। दूसरी चीज, वॉल्यूम जो है ये कंपोनेंट स्फेरिकल इन शेप है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आपको पता होगा। तो आगे चलते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कितना है? 1, और एक स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक कंपोनेंट का वॉल्यूम रख दिया। अब हमको पता करना वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये एज लेंथ है, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, ये इस क्यूब का वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहां लिखते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम क्यूब का क्या हो जाएगा? एज लेंथ का क्यूब, ए क्यूब आ गया। अब ए क्यूब को पता करो, फिर यहाँ वैल्यू ला करके पुट अप करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता करना है अपने को। यहां से सिंपल क्यूबिक सेल की रेडियस पता है, ये ए इक्वल टू 2r और रेडियस इक्वल टू a/2, ये हाफ हो जाएगा यहां से। तो हम क्या करें, इस फार्मूले को ले जाएं। ये a इक्वल टू क्या है? 2r, तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r का क्यूब मतलब 8r क्यूब। ये आ गया कंपोनेंट। कंपोनेंट का वॉल्यूम तो है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आ गया a क्यूब की वैल्यू 8r क्यूब। यहां रख दीजिए। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, ये 4 से 8 कैंसल 2 टाइम, ये 3 डाउन साइड आ जाएगा, यहां बचा केवल पाई, तो आंसर बन जाएगा π/6। और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, और 6 से उसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.52। और 0.52 तो इसका आंसर आया। आपने परसेंटेज कैलकुलेट करोगे कि 100 में कितना, मतलब टोटल में कितना, तो ये कितना हो जाएगा? 52%। अब ये 52% क्या है? ये 52% ऑक्यूपाइड स्पेस बाय कंपोनेंट। मींस ये पैकिंग फ्रैक्शन किसका है? कंपोनेंट का। मतलब एक क्यूब के अंदर कंपोनेंट कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड करता है? 52%। तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है? 48% वेकेंट स्पेस है। कंपोनेंट 48% स्पेस को ऑक्यूपाइड नहीं कर पाएगा। तो ये है पैकिंग एफिशिएंसी, जिसमें आपको ये फार्मूला यूज करना है और ए की वैल्यू ला करके पुट अप करना है। अब हम बात करेंगे इसके बाद रेडियस। हमने पहले रेडियस कैलकुलेट की थी क्योंकि हमको ए क्यूब चाहिए। अब हम चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन में बीसीसी में। तो बीसीसी में कैसे पता करें देखते हैं। बीसीसी में पहले रेडियस पता करेंगे। रेडियस पता करने के बाद फिर हम किस पर जाएंगे? पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम को बड़े सावधानी से समझिए। हम बीसीसी स्ट्रक्चर की रेडियस कैलकुलेट करेंगे। बीसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है पहले ये बताइए। बीसीसी स्ट्रक्चर होता है कि जब
कंपोनेंट ऑल कॉर्नर पर भी प्रेजेंट हो और साथ में क्यूब के सेंटर पर भी प्रेजेंट हो, वो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। देखिए ऐसे मिलाते हैं, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। भाई इसमें डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है, डायग्राम बनने के बाद फिर रेडियस पता करेंगे। तो यहां से डायग्राम ये, अब यहां कंपोनेंट की डिजाइन करेंगे हम। ये कंपोनेंट कहां है? कंपोनेंट कॉर्नर पर भी है और कंपोनेंट क्यूब के सेंटर पर भी है। तो हम जितने कंपोनेंट हमको आवश्यकता रेडियस कैलकुलेट करने में, उतने के बारे में हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए ये कंपोनेंट यहां से यहां तक कॉर्नर का कंपोनेंट, फिर इधर के कॉर्नर का कंपोनेंट, ये सेकंड। अब भाई इनके बीच में एक कंपोनेंट है, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन अपन उसको ऐसा मान करके ये एक कंपोनेंट ये है। जरा थोड़ा सा उसमें अपने को इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डायग्राम इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि बात अपने को समझ में आ जाए। और उसमें ये टेंशन नहीं लेना कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस इधर इधर हो गई तो उसमें कोई चेंज नहीं होना। ये डिस्टेंस क्या है भाई बोलो? ये डिस्टेंस भाई r है, और इस पॉइंट को क्या बोले हम? a। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? कंपोनेंट की रेडियस r। अब देखिए भाई ये इस सेकंड वाला जो क्यूब के सेंटर पे है, ये इसकी रेडियस हो गई भाई, यहां से यहां तक की रेडियस को भी क्या बोलोगे आप? r। फिर ये यहां से यहां तक चला तो भाई इसको भी क्या बोलोगे? r। और ये खुद क्या है? r। इसका मतलब ये पॉइंट a और ये पॉइंट d, यहां से यहां तक गए हम। ध्यान रखिए कंपोनेंट सब इक्वल साइज के होते हैं। ये इसका सेंटर, इसका बड़ा वाला जो क्यूब था, मतलब बड़ा वाला जो कंपोनेंट है उसकी रेडियस ये r, फिर इसकी r, फिर r, मतलब सीधा सा मतलब है AD इक्वल टू 4r। यहीं से रेडियस पता चलेगी भाई। अब ये पॉइंट क्या माने हम? B। और ये क्या है? ये एज लेंथ है, ध्यान से समझते चलिए। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये तो एज लेंथ हो गई ना ए। ये पॉइंट सी, इस पॉइंट को क्या कंसीडर कर लें? सी। और भाई इसको भी क्या बोलोगे आप? ये भी तो एज लेंथ है। अब अपने को पता क्या करना है? एडी पता करना है जो 4r है, लेकिन हमें एडी तो कहीं से कहीं कोई सी थ्योरम से पता नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस ए और सी को मैच करना पड़ेगा। ये लाइन मैच कर दी भाई, अब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पहले हम किसको पता करें? एसी को, और ये ट्राइंगल मिल गया अपने। यार आपके पास एसी की वैल्यू है, देखिए ये ए सी डी, अगर इसमें आपको एसी की वैल्यू मिल जाए तो एडी तो 4r है, और ये खुद क्या है? अरे ये तो एज लेंथ है ना। तो पहले क्या करें? एसी पता करें। तो देखो एसी पता करें तो ये एसी का फार्मूला, मींस एसी का एक डायग्राम ये आ गया। तो पहले पाइथागोरस की थ्योरम लगाओ। क्या लगाओगे? AC स्क्वायर, ये बन गया भाई AC स्क्वायर। ये पता करना, तभी तो ये एंगल, ये 4r पता होगी। तो ये अपन को पता करना है। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस, यहां से इसकी डिस्टेंस ले लो, BC स्क्वायर। और आपको पता है AC स्क्वायर, ये खुद भी A स्क्वायर है, प्लस ये भी A स्क्वायर है, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है। तो यहां क्या हो गया? AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट फार्मूला। ध्यान से समझ लीजिए भाई एक बार फिर से। हमने ये डायग्राम बनाया तो अपने को पहले क्या पता करना पड़ेगा?
पहले हमको ये एसी पता करना पड़ेगा, ये पता नहीं है, और एसी को पता करना है तो हम बीसी और एबी की हेल्प लेते हैं, और शायद ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें हमने ये वैल्यू पुट अप की। अब क्या करें, हमको ये पता करना 4r, अरे 4r पता कर लेंगे तो r अपने आप पता हो जाएगी, 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या करें, एसी आ गया। अब इस एंगल में जाते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी, इसमें फिर वही पाइथागोरस की थ्योरम लगाओ, क्या बन जाएगा, अपने को पता करना है एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर खुद किसके इक्वल होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, ये एसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, लगा लो फार्मूला। एडी स्क्वायर किसके इक्वल है, पहले एडी देख लो, एडी 4r के इक्वल है, तो ये बन गया 4r का स्क्वायर, एडी स्क्वायर की वैल्यू वहां लिखी है मैंने। अब एसी स्क्वायर में जाओ, एसी स्क्वायर किसके बराबर है, ये 2a स्क्वायर, और सीडी खुद किसके बराबर है, ये गया सीडी a स्क्वायर, तो यहां फार्मूला आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 4r स्क्वायर को सॉल्व करो, 16r स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर आ गया। अब इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से ये आंसर बन जाएगा r इक्वल टू √3a/4, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये रेडियस का फार्मूला है, 2 मिनट के अंदर आप इसको चेक कर लीजिए, r की वैल्यू आई √3a/4, ये रेडियस का फार्मूला आ गया। अब रेडियस के फार्मूले के बाद हम चलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी पर, तो रेडियस को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फार्मूले से पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। तो ये सारी चीजें हम मिटाते हैं और बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की बीसीसी स्ट्रक्चर में। बीसीसी स्ट्रक्चर की रेडियस तो पता होना चाहिए ना, ये मिटा देते हैं, इससे कोई पैकिंग फ्रैक्शन में इसका कोई लेना देना नहीं। अब आ जाते हैं अपन पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, बीसीसी की। ध्यान से सुनते चलिए भाई, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, ये फार्मूला आ गया। अब क्या करें, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बताओ भाई, बीसीसी स्ट्रक्चर में कंपोनेंट के नंबर क्या लेते थे, बीसीसी स्ट्रक्चर में कंपोनेंट के नंबर 2 आते थे, तो यहाँ क्या करें 2 × 4/3 πr³ अपॉन, अब यहां से ए की वैल्यू पता करेंगे, और फिर यहाँ तो फार्मूले में क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, मतलब ए क्यूब है इंटू 100, तो यहां से पहले ए पता करो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ए इधर आया तो 4r अपॉन √3 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ए क्यूब बना, तो ए क्यूब बनाओगे तो क्या हो जाएगा 4r√3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 16 64 r³ 3√3, जहां तक मेरा अंदाज है। चेक कर लेना इसको, यहां ला करके रख दीजिए, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, वही चेक कर लेना इसको सही आया, ये 4r इक्वल टू दिस, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 4 16 16 4, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चलिए रख दीजिए, ये कर लीजिए डायरेक्ट 8/3 πr³ अपॉन 64 r³ अपॉन 3√3, भाई r³ से r³ कैंसल कर दीजिए, इसको एक टाइम कैंसल कर लीजिए, और भाई देखिए 3 से 3 कैंसल कर लीजिए, बस कहानी खत्म, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर बनेगा √3 π/8, 8 अपॉन में
बस इसी को जब 100 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 0.68 और आंसर आ जाएगा 68%, रिमेनिंग स्पेस 32%। एक बार पूरा चेक कर लीजिए कैलकुलेशन क्या है और कैसे हम इसका ऑक्यूपाइड स्पेस, क्योंकि कंपोनेंट दो थे बीसीसी स्ट्रक्चर में, ऑक्यूपाइड स्पेस इंक्रीज हुआ एससीसी के कंपैरिजन में, तो ये 68% आया, ये 32% आया। इस तरह ये है बीसीसी स्ट्रक्चर का पैकिंग एफिशिएंसी, कि बीसीसी स्ट्रक्चर में कंपोनेंट कितने परसेंट क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाइड करता है। तीसरे नंबर पर हम रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे और फिर रेडियस की कैलकुलेशन करके ये पूरा फार्मूला कल आप प्रूव करके लाएंगे। मैं आपको समझाता कि रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेडियस हमको कैलकुलेट करना है, रेडियस के फार्मूले ध्यान रखिए। रेडियस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, जेईई मेंस में भी आया लास्ट ईयर, केवल रेडियस के बेस पे था। तो अब रेडियस किसकी पता करें, एफसीसी की। पहले डायग्राम बनाएंगे भाई, ये इस तरह। अब ये क्या है, ये डायग्राम बनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर और ये भी कॉर्नर, 4 कॉर्नर होंगे। कॉर्नर 8 होते हैं, वैसे हमने 4 बनाए। इस पे कंपोनेंट एक, इस पर ये दूसरा कंपोनेंट, भाई छोटे बड़े हो सकते हैं, ये तीसरा कंपोनेंट। चलिए इनको थोड़ा बदल के बनाते हैं, जैसा हमको डायग्राम चाहिए वैसा बनाएंगे, ना तो बढ़ा के उसकी कैलकुलेशन में उलझ गए। चलिए पहले सेंटर का क्यूब बनाते हैं। अब ये सेंटर का क्यूब कहां से आ गया, ये भी सोचिए। ये सेंटर का क्यूब कहां से आया, एफसीसी स्ट्रक्चर में जाइए। एफसीसी स्ट्रक्चर में होता क्या है, फेस के सेंटर पे कंपोनेंट होता है। ये फेस है पूरी, इसके सेंटर में ये कंपोनेंट है, इसलिए फेस सेंटर है। अब कॉर्नर इसके चारों साइड है, तो ये इधर हो गया, एक ये इधर हो गया 2, एक ये इधर हो गया 3 और एक इधर ये हो गया 4। हम एक साइड की बात करेंगे भाई, यहां से यहां तक मिला दो इसको। और देखो ये डिस्टेंस क्या थी आपके सामने r, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई 2r और ये क्या हो गई r। मतलब ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक का नाम लिख दो, इसका नाम लिख लो a और इसका नाम लिख लो c, और यहां पर ऐसा लिख लो कि AC इक्वल टू 4r। सीधा तो दिखता डायग्राम में, ये फेस सेंटर कंपोनेंट है, ये कॉर्नर वाले। आपने 2 कॉर्नर का कंपैरिजन किया, इससे कोई लेना देना नहीं, इधर चलोगे तो भी बात वही है। तो यहां पर ये क्या है, ये एज लेंथ हो गई, तो भाई ये क्या होगा, ये भी तो एज लेंथ है, ठीक है। बस फार्मूला लगा दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। AC स्क्वायर, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। AC स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक का स्क्वायर क्या होगा, ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देखिए सॉल्व करके AC की वैल्यू क्या है 4r का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो r की वैल्यू इसमें आ जाएगी, जब आप सॉल्व करोगे तो r इक्वल टू a अपॉन 2√2। ये रेडियस का फार्मूला आ गया। अब रेडियस के फार्मूले को लेकर के, ये कौन सा रेडियस है, 3 रेडियस कैलकुलेट किए मैंने। एक रेडियस सिंपल क्यूबिक की, बीसीसी की, और ये रेडियस है एफसीसी की। इसमें हम जब पैकिंग एफिशिएंसी के फार्मूले में जाओगे तो क्या करना आपको, वहां पे पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ये फार्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट कितने होते हैं एफसीसी में, एफसीसी में कंपोनेंट के नंबर होते हैं 4, पता है आपको। तो पैकिंग एफिशिएंसी पता करते समय क्या करोगे, यहां लिखोगे 4 × 4/3 πr क्यूब।
4 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। और फिर क्या पता करोगे, ये रेडियस है, इसमें से ये पता करोगे, ए पता करके फिर ए क्यूब पता करोगे, वो यहां रखोगे, बस फिर कैलकुलेशन करना, पैकिंग एफिशिएंसी ऑटोमेटिक आ जाएगी। और आंसर आना चाहिए 0.74%। 100% में जाओगे तो 74% ऑक्यूपाइड स्पेस, क्योंकि कंपोनेंट 4 हो चुके हैं। 26% क्यूब के अंदर वैकेंट स्पेस रहेगा, जो कि कंपोनेंट ऑक्यूपाइड नहीं कर पाएगा। ये तीनों की रेडियस हमने पता की। कल हम इंटरआयोनिक डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, और फिर आगे चल करके और भी इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, जिसमें स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। आज की स्टोरी यही खत्म होती है। बाय, ओके, सी यू।